अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Discuss the differences between machine learning models and rule-based algorithms, including their advantages and limitations. सबसे पहले ना आपने क्या करना होता है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है और उसको अच्छे से समझना है। आधे से ज़्यादा काम तो आपका यहीं पे हल हो जाता है जब आप स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी, आपको उसमें कोई जो है वो समझ नहीं आएगी कि पूछा क्या गया है, तो ऑब्वियसली आप गलत आंसर लिखेंगे। इसीलिए आपने बहुत जो अगर आपको समझ नहीं आ रही 2-3 दफ़ा उसको रीड करें, ब्रेक करें, फिर जो है ना आंसर लिखें। अच्छा, यहाँ पे हमसे जो है वो पूछा जा रहा है मशीन लर्निंग मॉडल्स और रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स में डिफरेंस, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके लिमिटेशंस क्या हैं, हमने बताने। रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स बेसिकली वो सिस्टम्स होते हैं जहाँ हम ह्यूमंस जो है ना खुद रूल्स डिफाइन करते हैं। हम जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि इफ़ देन स्टेटमेंट्स। मतलब एल्गोरिदम को हम सीधा सीधा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है। जैसे यहाँ मेंशन है इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 डिग्री देन टर्न ऑन द फैन। अगर टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है तो फैन को जो है वो चला दें। अगर एग्ज़ाम का स्कोर जो है वो 90 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट को A+ ग्रेड दे दें। यहाँ पे लॉजिक हमने मैनुअली डिफाइन किए और सिस्टम सिर्फ वही करता है जो हमने उसे कहा। रूल बेस्ड हमने उसको कोई कंडीशन लगा दी, लाइक इफ द वेदर इज गुड वी विल गो फॉर पिकनिक, कुछ इस तरह की कंडीशंस। ओके, अब जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो क्या है? मशीन लर्निंग मॉडल्स का मैजिक ये है कि ये अपने आप जो है ना डेटा से सीखते हैं। इसमें बहुत ही जो है ना लाइक इनका मैजिक है ना, ये किस तरह से मैनुअली लिखे हुए रूल्स वो फॉलो नहीं कर रहे होते, अपने आप वो सीख रहे होते हैं। मतलब हम उन्हें मैनुअली रूल्स डिफाइन नहीं करते, मॉडल खुद पैटर्न समझकर डिसीजन लेते हैं। यानी कि अगर हम फैन की बात ही करें तो फैन कब चलेगा? मशीन लर्निंग मॉडल एनालाइज करेगा पिछले टेम्परेचर और फैन का यूज़ का जो डेटा है उसको, ठीक है, और फिर वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कब फैन ऑन करना है। हमने उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देनी। यहाँ लॉजिक का सोर्स पता है क्या है? डेटा है। हमने जो है ना ह्यूमन ने रूल्स नहीं लिखे, इसीलिए मशीन लर्निंग मॉडल्स जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इनके जो डिफरेंसेस की बात करें, जो रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स है उसके अगर हम लॉजिक सोर्स की बात करें तो ह्यूमन डिफाइंड जो है वो इसमें रूल्स होते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स में डेटा ड्रिवन जो है वो लर्निंग होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो न्यू डेटा के लिए अडाप्ट जो है ना नहीं कर सकता जो रूल बेस्ड एल्गोरिदम है, जबकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि जब नए पैटर्न्स आते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उनको समझते हैं। ओके, फिर जो इनकी स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, सिंपल टास्क के लिए रूल बेस्ड एल्गोरिदम सही है, और जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं आपने देखा होगा ये जो है वो हमारे सोशल मीडिया में यूज़ हो रहे हैं, मार्केटिंग में यूज़ हो रहे हैं, हर जगह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी जो है वो रोल बेस की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। ट्रेनिंग डेटा और जो मशीन लर्निंग है ना, इसमें ट्रेनिंग डेटा क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो रूल बेस्ड एल्गोरिदम की है, स्पैम फिल्टर यूजिंग कीवर्ड्स के, जैसे ईमेल में कोई मेल जो है वो उसमें जो कीवर्ड्स के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। और जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं इसमें स्पैम फिल्टर जो है वो ट्रेन होता है लेबल्ड ईमेल्स पे। ओके, तो ये बिल्कुल इसका एक क्लियर सा डिफरेंस है। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, रूल बेस्ड एल्गोरिदम जो है वो उनको समझना, उनको डीबग करना, उनमें से एरर्स को फाइंड करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही सिंपल है। अब जो मशीन लर्निंग और अगर रूल बेस्ड एल्गोरिदम में ना अगर सिंपल और जो है वो फिक्स टास्क है तो बहुत ही जो है वो फास्ट इम्प्लीमेंट होता है। और लिमिटेशन जो एडवांटेजेस लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, जो रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं, अगर जो मशीन लर्निंग के मॉडल है पहले हम उसके एडवांटेज को देख लेते हैं। कम्प्लेक्स डेटा को ये हैंडल कर सकते हैं, टाइम के साथ इम्प्रूव होते हैं, जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा उतना बेटर जो है ना रिजल्ट मिलेगा आपको।
लिमिटेशंस अगर हम रूल बेस्ड एल्गोरिथम की बात करें तो अगर जो डेटा या सिनेरियो कम्प्लेक्स हो जाए रूल बेस्ड के लिए तो वो फेल हो जाता है उसमें। हर नया सिनेरियो के लिए मैनुअल रूल्स लिखने पड़ते हैं, जो भी जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है। मशीन लर्निंग मॉडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा और कंप्यूटिंग उनके लिए पावर चाहिए। अगर ट्रेनिंग डेटा पुअर क्वालिटी का है तो रिजल्ट्स भी गलत हो सकते हैं। ओके, अब जो है ना मैं आपको एक लाइक इसकी कोई एवरीडे एग्जांपल अगर दूं। आप सोचें कि आपके घर में एसी है और आप मैन्युअली टेम्परेचर पे रोल लगाते हैं कि अगर 30 डिग्री से ज़्यादा है तो एसी जो है ना ऑन कर दें। अब आप इमेजिन करें कि अगर वेदर सडनली चेंज हो जाए या आपके रूम का टेम्परेचर अलग हो जाए तो रूल बेस्ड सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब मशीन लर्निंग मॉडल अगर आप ले लें इस केस में, वो पिछले वीक का टेम्परेचर और एसी का यूज़ का डेटा एनालाइज करेगा और डिसाइड करेगा कि कब जो है वो एसी को चलाना है, कब बंद जो है वो उसको बंद कर देना है, ऑटोमेटिकली और ज़्यादा स्मार्टली। ओके, सो बेसिकली रूल बेस्ड एल्गोरिदम सिंपल हैं, फास्ट हैं, ह्यूमन डिपेंडेंट हैं और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड है। सही है। जबकि मशीन लर्निंग मॉडल्स डेटा ड्रिवन हैं, उसमें कम्प्लेक्स टास्क को हैंडल किया जा सकता है लेकिन रिसोर्सेज पर ज़्यादा चाहिए होंगे। ओके, question number 2 is explain the process of model building in machine learning, including data collection, pre-processing, training and evaluation. यहाँ पे हमने जो है ना मशीन लर्निंग में मॉडल बिल्डिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले स्टेप होता है मॉडल बिल्डिंग में। अगर हम बात करें तो मॉडल बिल्डिंग जो है ना इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, डेली लाइफ के से रिलेट करके, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं। सब स्टेप नंबर 1 इज डेटा कलेक्शन। सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्ट करना। डेटा वो इंफॉर्मेशन है जिससे मशीन लर्निंग मॉडल्स जो है ना पैटर्न सीखता है। इसके सोर्सेज सेंसर्स जैसे टेम्परेचर सेंसर है। उसके अलावा अगर हम बात करें सर्वेज की, स्टूडेंट्स के स्टडी आवर्स, डेटाबेसेस, कंपनीज सेल्स डेटा की। अगर आप एक मॉडल बनाना चाहते हैं ना, अगर हम बात करें कि आपके स्टडी आवर्स और एग्ज़ाम्स के स्कोर्स के बीच में जो है वो रिलेशन को समझे, आपके जो एग्ज़ाम स्कोर आए, तो पहले आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। कौन, या फिर आप जो है ना कहीं पे खुद पढ़ा रहे हैं या फिर आप जो है वो कहीं पे किसी को ट्यूशन दे रहे हैं, तो इस तरह से बहुत सारे जहाँ बच्चे हैं आप वहाँ पे उनका डेटा कलेक्ट करेंगे कि कौन से स्टूडेंट ने कितनी स्टडी की और उनके स्कोर क्या आए। अब आप सोचें कि अगर आपने अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो है ना रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए तो मशीन आपके लिए प्रिडिक्ट कर सकती है कि कितनी आवर्स स्टडी से आपके स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा। सही है। स्टेप नंबर 2 इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है? डेटा डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, पहले क्लीन और प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, मिसिंग या डुप्लीकेट वैल्यूज़ उसमें से रिमूव करनी होती हैं, डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, नॉर्मलाइज या स्केल करना ताकि मॉडल एफिशिएंटली लर्न करे। अगर आपके स्टडी आवर्स कुछ स्टूडेंट्स के लिए मिसिंग है, क्या स्कोर जो है वो गलत टाइप में, तो मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। क्लीनिंग से मॉडल ज़्यादा जो है ना एक्यूरेट प्रिडिक्ट करेगा। फिर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो है ट्रेनिंग। अब मॉडल ट्रेन डेटा से जो है ना पैटर्न सीखता है। प्री प्रोसेस क्यों किया था? ताकि हम उसको ट्रेन कर सकें। ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है। मॉडल सीख रहा होता है कि ज़्यादा स्टडी आवर्स का एग्जाम स्कोर पे क्या इफेक्ट है, इसमें ये सीख रहा है। यानी मशीन खुद डिसाइड कर रही है कि पैटर्न्स कैसे फॉलो होते हैं, हम उसको मैनुअली रूल नहीं देते। सोचें अगर आप जो है ना मशीन आपकी डेली स्टडी रूटीन से समझ ले कि किस दिन ज़्यादा एफिशिएंट हो और स्कोर्स जो है ना इंक्रीज होता है, कितना स्मार्ट लगता है ना। फिर हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। ट्रेनिंग के बाद जो है वो मॉडल टेस्ट होता है अनसीन डेटा पे। सही है ना, सारा सीन डेटा ही नहीं होता। जैसे आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, टीचर्स लेक्चर देते हैं, लेकिन कोई अनसीन क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना टेस्ट में। वो अनसीन से मुराद ये होता है कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं आती कि जो बिल्कुल ही कुछ अजीबो गरीब होगी, बल्कि वो जो है ना कंसेप्ट चेक किया जा रहा होता है आपका। उसी तरह से मशीन का जो कंसेप्ट है ना चेक किया जा रहा होता है कि क्या वो अनसीन डेटा पे भी उसी तरह काम कर रही है जैसे कि वो सीन पे ट्रेनिंग पे काम कर रही थी। ओके, मतलब ऐसा डेटा जो मॉडल ने पहले नहीं देखा होता। ओके, मैट्रिक्स, इसमें कुछ मैट्रिक्स होते हैं। एक्यूरेसी, कितनी सही प्रिडिक्शन है, सही है, प्रोसियन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। फॉर एग्जाम्पल मॉडल प्रिडिक्ट करे कि न्यू स्टूडेंट का स्कोर कितना होगा
अगर प्रिडिक्शन रियल रिजल्ट्स के साथ काफ़ी करीब है तो मॉडल अच्छा है, सही है। फिर आता है डिप्लॉयमेंट। अगर एवेल्यूएशन सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल ऐप जो है ना, स्टूडेंट्स को सजेस्ट करे कि किस दिन कितने स्टडी करना चाहिए। वेदर ऐप्स प्रिडिक्ट करें कि फ्यूचर टेम्परेचर क्या है। ओके, तो बेसिकली जो है ना, पहले डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको प्री प्रोसेस करना, ट्रेन, एवेल्यूएट एंड देन डिप्लॉय, ये प्रोसेस ही मशीन लर्निंग का जो है ना बैकबोन है। ओके, नेक्स्ट वन इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्रेडिक्टिव मॉडल्स एंड कैजुअल मॉडल्स, डिस्कसिंग देयर यूजेस एंड लिमिटेशंस। अच्छा, यहाँ पे हमने दो मॉडल्स हैं, उनके जो है ना कंपैरिजन देखना है और उनके यूजेस और लिमिटेशंस क्या हैं। ओके, ये टॉपिक थोड़ा सा ना आपको ये क्वेश्चन ट्रिकी लग सकता है, लेकिन इसको हम जो है ना डेली लाइफ से कंकैटिनेट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ सके। प्रिडिक्टिव मॉडल्स का काम है फ्यूचर इवेंट्स को फोरकास्ट करना बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, यानी कि स्टडी आवर्स, एग्जाम स्कोर प्रिडिक्ट करना, वेदर फोरकास्ट, सेल्स प्रिडिक्शन। इसके फीचर्स होते हैं डेटा ड्रिवन स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लार्ज डेटा सेट्स की ज़रूरत होती है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन फोकस होता है, और जो है ना, आप सोचें कि अगर आपको फोरकास्ट मिले कि आज का वेदर सनी होगा, तो आप अम्ब्रेला घर पे ही छोड़ देंगे। ये प्रिडिक्शन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। जबकि जो कैजुअल मॉडल्स है ना, इनका काम है समझना कि क्या कॉज है और क्या उसका जो है ना इफेक्ट क्या होगा, मतलब रीज़न को समझना। क्या ज़्यादा स्टडी आवर्स जो है वो डायरेक्टली बेटर स्कोर्स का रीज़न है? मेडिकल स्टडीज़ क्या एक मेडिसिन डिजीज़ क्योर करेगी? और कैजुअल इसके जो फीचर्स हैं, कैजुअल इंटरफेरेंस, रिग्रेशन, एनालिसिस यूज़ करते हैं। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स या स्पेसिफिक डेटा की ज़रूरत होती है, और फोकस होता है कॉज और इफेक्ट को समझना। आप सोचें कि अगर आप समझ गए कि ज़्यादा स्टडी आवर्स डायरेक्टली स्कोर इम्प्रूव करते हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करेंगे, सही है ना। प्रिडिक्शन से ज़्यादा पावरफुल जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, देन यहाँ पे जो है वो टेबल मेंशन है। इसमें अगर आप देखें, पर्पस है प्रिडिक्ट आउटकम्स, और यहाँ पे जो कैजुअल मॉडल है वो क्या करता है, वो आपके पास कैजुअल मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है काजेस को, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो प्रिडिक्टिंग एग्जाम स्कोर फॉर स्टडी फ्रॉम स्टडी आवर्स या प्रिडिक्टिंग वेदर, देन इसमें जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ये समझना कि क्या वाकई में ऐसा हुआ कि जो है वो स्टडी आवर्स का रिजल्ट असर हुआ रिजल्ट पे। इसमें लार्ज डेटा सेट यूज़ होते हैं प्रिडिक्टिव मॉडल में, जबकि कैजुअल मॉडल में जो है वो आपके पास कौन से यूज़ होते हैं, इन्फेरेंस एंड रिग्रेशन। This word is not casual. It's my bad. This is causal. Okay. अच्छा, प्रिडिक्टिव यानी क्या होगा, फोरकास्टिंग पे फोकस, और काजल यानी क्यों हुआ, रीजन और काज इफेक्ट पे फोकस, सही है। अब आपने ये याद रखना है कि प्रिडिक्टिव फास्ट और प्रैक्टिकल होता है, लेकिन काजल जो है वो डिसीजन मेकिंग और रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अगर हम यूजेस की बात करें, तो प्रिडिक्टिव जो है वो प्रिडिक्टिव मॉडल फॉरकास्टिंग में, प्रिडिक्शंस के लिए, और जो कॉजल मॉडल है वो रिसर्च में, पॉलिसी मेकिंग में, मेडिकल स्टडीज़ में, इन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे हम उस काज और इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, ठीक है, कि किस वजह से ये चीज़ हुई है। लिमिटेशंस प्रिडिक्टिव की ये तो है कि वो प्रिडिक्ट कर लेता है, लेकिन उसमें हमें ये नहीं समझ आती कि ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। जबकि जो कॉजल मॉडल है, इसमें हमें जो है ना, लाइक जो भी हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं उनको प्रूव करना, उनके लिए पूरा आपको सेटअप करना पड़ता है, पूरे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, सही है। नेक्स्ट इज हाउ फॉर्मुलेटिंग गुड रिसर्च क्वेश्चंस इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ डेटा एनालिसिस, provide an example of how a well formulated question led to meaningful insights in a study. Okay. अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि अच्छे रिसर्च क्वेश्चंस डेटा एनालिसिस की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं। ये कंसेप्ट आपके एग्जाम्स और रियल वर्ल्ड रिसर्च दोनों के लिए ज़रूरी है। गुड रिसर्च क्वेश्चन का रोल हम देखते हैं कि अच्छा रिसर्च क्वेश्चन डेटा एनालिसिस को डायरेक्शन देता है, क्या डेटा कलेक्ट करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करना है। अगर क्वेश्चन क्लियर और फोकस्ड है
एनालिसिस मीनिंगफुल बन जाता है। अगर क्वेश्चन ही जो है वो उसमें ही कोई एम्बिग्यूटी है, वो कंफ्यूजिंग है, तो रिजल्ट जो है वो यूजलेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें एग्जाम्पल की, पर क्वेश्चन के हम एक क्वेश्चन है, व्हाई आर स्टूडेंट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल। एक क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाई आर स्टूडेंट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल। अब अगर हम बात करें कि ये हमें मतलब इस क्वेश्चन में बहुत, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ब्रॉड है। इसका आंसर जो है वो कोई एम्बिगियस हो सकता है कि किसी को रियल इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगी। इसमें गुड क्वेश्चन क्या होगा, डज द नंबर ऑफ स्टडी आवर्स पर वीक अफेक्ट स्टूडेंट्स एग्जाम स्कोर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फोकस्ड है, मेजरेबल है और क्लियर डायरेक्शन देता है। ठीक है, डेटा एनालिसिस शो कर सकता है कि स्टूडेंट्स जो कम कम से कम 10 घंटे वीकली स्टडी करते हैं, उनके स्कोर्स 20% हायर हैं। ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो एजुकेशन पॉलिसी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा, जो रिसर्च क्वेश्चन होता है ना, उसमें लाइक क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, ताकि उस एक्यूरेसी और क्लैरिटी की बेसिस पे एक अच्छा जो है वो डिसीजन, एक अच्छी जो है वो प्रोडक्टिव एनालिसिस किया जा सके। अब जब वो एनालिसिस होगा उसी के बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। ओके, जबकि जो पुअर क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग और यूजलेस रिजल्ट्स आपको देगा, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। सही है, और इसमें ना आप सोचें कि अगर आप एक कोई जो है वो टीचर होते और आपने जो है ना सपोज करेंगे किसी को कोई बढ़ा दिया ऐसा क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजिंग सा, तो आप समझें कि आपने अपने बहन भाई को ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा दिया, तो फिर वो कैसे जो है वो एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाएगा। फोकस क्वेश्चन जब करवाएंगे तो फोकस क्वेश्चन से रियल इंप्रूवमेंट आती है, वो पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, next question is, examine the process of hypothesis formulation and testing in a real world context. How do null in alternative hypothesis guide research and decision making? Illustrate with a relevant example. Okay. अच्छा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटिंग और जो है ना टेस्टिंग के बारे में पूछा जा रहा है। सही है, ये जो है ना ये वाला क्वेश्चन जो है वो रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम समझते हैं। हाइपोथेसिस है क्या? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट या आइडिया है जो टेस्ट किया जा सकता है डेटा के जरिए। कोई इसे हम चुप से गेस नहीं लगा रहे होते, खुद से गेस नहीं करते, बल्कि हम डेटा के जरिए चेक कर रहे होते। मतलब हम कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि एक्स का इफेक्ट वाई पे होगा, और फिर हम ये चेक करते हैं कि कैसे होगा। आप सोचें कि आप एक स्कूल है, ठीक है, जो ये कहता है कि हमने एक नई टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस की है, क्या ये स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को इम्प्रूव करेगी? ये एक परफेक्ट सिचुएशन है जहां हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम कहते हैं कि डू हाइपोथेसिस जो है ना हम कह लेते हैं कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना। लाइक रिसर्चर्स जो है ना वो कोई हाइपोथेसिस बना दें, दो H0 और H1। ठीक है, नल हाइपोथेसिस, नई मेथड का कोई इफेक्ट नहीं है, ये जो है ना बेस अजम्पशन है। बेसिकली स्कूल के लिए ये कहते हैं कि कुछ भी बदला नहीं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है H1, नई मेथड ग्रेड्स इंप्रूव करती है। ये वही क्लेम है जो टेस्ट करना, मतलब अगर हम H1 प्रूव कर दें, स्कूल के डिसीजन का मतलब क्लियर हो जाता है। सोचें कि अगर आप जो है ना आपने कोई गेस वर्क पे आपने जो है वो कोई टेस्ट तैयार कर दिया, अब क्या होगा उसका, क्या पता वो ना आए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से आप जो है ना सेफ और स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये टेस्ट जो है, ये क्वेश्चंस कितनी दफ़ा रिपीट हुए, ये कंसेप्ट जो है वो पेपर से रिलेटेड कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, डेटा एनालिसिस, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस। अब रिसर्चर्स डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के प्रीवियस ग्रेड्स, नई मेथड अप्लाई करने के बाद के ग्रेड्स, फिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज होते हैं जैसे टी टेस्ट या अनोवा। अब देखें, ताकि ये चेक हो सके कि ग्रेड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए या नहीं। स्कूल सोचें कि स्कूल ने स्टूडेंट्स के वीकली परफॉर्मेंस ट्रैक किए और डेटा रिकॉर्ड कर दिया, जिससे एक जो है ना डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करता है। हर नंबर का मतलब समझा जा रहा है। ऐसे चुपचाप नहीं वो नई स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई हो जाएगी, वो चेक होगी, उसका फ्यूचर में हम उसको इम्प्लीमेंट करें या ना करें। थोड़ा सा ऐसा उसको चेक किया, फिर अगर उसका कोई इफेक्ट हुआ तो फिर उसको फर्दर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्टेप 4 में क्या होगा,
डिसीजन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एच नॉट। अगर डेटा शो करे कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है, एच नॉट रिजेक्ट करेंगे और एच वन को एक्सेप्ट कर देंगे। अगर डेटा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई उसने, तो एच नॉट को एक्सेप्ट कर देंगे और कहते हैं इसमें ये कहा जाएगा कि नया मेथड जो है वो इफेक्ट उसका नहीं है। मतलब स्कूल अब गेस वर्क से बच गया और स्टूडेंट्स के लिए डिसीजन एविडेंस बेस्ड हो गया। ओके, इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या हुआ? स्कूल को अब पता चल गया कि नए मेथड काम कर रहा है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पूरे स्कूल में। अगर काम नहीं कर रहा तो अननेसेसरी चेंजेस जो है ना अवॉइड किए जा सकते हैं। ओके, सिंपली मैं आपको इस क्वेश्चन का जो है ना समराइज करके बताती हूँ कि इसमें क्या जो है वो कहानी चल रही थी। यानी कि एक आइडिया था, एक क्लेम था, नए टीचिंग मेथड इम्प्रूव करेंगे। उसमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया, एच नॉट वर्सेस एच वन, एच जीरो भी आप कह दें। डेटा को कलेक्ट किया, ग्रेड्स के रिकॉर्ड जो है वो देखे, उनको ट्रैक किया, फिर एनालाइज किया, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाया, डिसाइड किया एच नॉट रिजेक्ट या एक्सेप्ट, और एक्शन लिया। डेटा बेस्ड डिसीजंस, गेस वर्क जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको सिखाता है कि लाइफ और एग्जाम्स में हमेशा एविडेंस और डेटा से डिसीजंस लें, एजम्पशंस या गेसेस पे कभी भी नहीं लें। जैसे स्कूल स्मार्टली स्टूडेंट्स के लिए डिसीजन ले रहा है, वैसे ही आप अपने डेली स्टडी और प्लानिंग में डेटा और पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 is critic a published data story for its use of clarity and accuracy, identify any misleading or biased elements and suggest improvements। अच्छा जी, यहाँ पे हमने देखना है कि कैसे हम एक पब्लिश डेटा स्टोरी को क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं। और ये जो है ना, ये भी आपके लिए एग्जाम्स के साथ साथ रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन रीडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डेटा स्टोरी होता क्या है? डेटा स्टोरी बेसिकली एक प्रेजेंटेशन है जो विजुअल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और एक्सप्लेनेशंस के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर करती है। अब गुड डेटा स्टोरी की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, अनबाइस्ड हो, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव हो, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्यूरेट डेटा। आप सोचें कि अगर आप न्यूज़पेपर या वेबसाइट पे कोई चार्ट देखें और उसमें गलत या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। डेटा स्टोरीज को क्रिटिकली देखना एक सुपर पावर है जो है ना हर एक के लिए। एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिक, आप सोचें कि एक न्यूज़ आर्टिकल क्लेम करता है कि मोबाइल फोन यूज डबल्स एग्जाम फेलियर रेट्स। ठीक है, चार्ट शो करता है कि स्टूडेंट्स विद फोन जो है ना उनके एग्जाम में मतलब उसमें कुछ इस तरह से होगा, स्टूडेंट्स विद फोन्स एंड विदाउट फोन्स। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इश्यूज क्या आते हैं? अच्छा, सैंपल साइज बहुत छोटा, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का अगर डेटा यूज हुआ तो मतलब कि रिजल्ट जनरलाइज नहीं किया जा सकता। स्टेप नंबर 2 में हम कह दें कि जो है ना चार्ट लेबल्स और जो है वो स्केल मिसिंग है। अगर एक्सेस लेबल्स या नंबर्स मिसिंग हैं, रीडर को एक्चुअल कंपैरिजन जो है वो समझ नहीं आता। ओके, फिर अदर फैक्टर्स इग्नोर किए गया, जैसे कि स्टडी हैबिट्स, पेरेंटल सपोर्ट, स्ट्रेस लेवल्स, ये सब फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। आर्टिकल सिर्फ फोन यूज को ब्लेम कर रहा है, ये कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम अगर देखें, मतलब ये आर्टिकल आपको गलत इंप्रेशन दे रहा है, जिसके अगर हम न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल की बात करें कि फोन्स जो है वो फेल करवाते, रियलिटी में और भी रीजंस हो सकती हैं। अब इसके लिए इम्प्रूवमेंट की क्या सजेशंस हो सकती हैं कि देखें, बिगर लेवल पे डाइवर्स सैंपल का यूज करें। आपने 20 बच्चों से लिया तो क्या पता कुछ बच्चे जो है वो उस फोन से अच्छी स्टडी भी कर रहे हो। ठीक है, अगर आप स्कूल के 200 प्लस स्टूडेंट्स का डेटा यूज करें तो ज्यादा सही होगा। प्रॉपर लेबल्स और स्केल ऐड करें, बार चार्ट या ग्राफ को क्लियरली जो है वो समझने के लिए। उसके अलावा जो है ना ऑल इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल्स को मेंशन किया जाए, स्टडी हैबिट्स, फैमिली सपोर्ट, एक्स्ट्रा कोचिंग एक्सेट्रा। ओके, एंड अवॉइड स्ट्रॉन्ग कॉज इफेक्ट क्लेम, सिर्फ एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स ड्रॉ करें। एविडेंस होना चाहिए कि इतने रिकॉर्ड के बाद हमें ये रिजल्ट मिला कि हाँ फोन की वजह से ऐसा हो रहा है, बट वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ऐसा गैस बेस्ड नहीं होना चाहिए। ओके, so basically good data story equals to transparent, balanced and data driven approach। मिसलीडिंग स्टोरी जो होगी वो अटेंशन ग्रैबिंग तो होगी बट कंफ्यूजिंग होगी और इनएक्यूरेट होगी। सोचें अगर आप स्टूडेंट हैं और आप जो है ना गलत चार्ट को देखें, आपके एग्जाम या डिसीजंस गलत जा सकते हैं। क्लियर और एक्यूरेट डेटा स्टोरी आपको
स्मार्ट और एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेने में हेल्प करती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज explore the role of p-values in hypothesis testing. How do they help determine the significance of research findings and what are their limitations? अच्छा, p values और उनका रोल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या है? ठीक है, थोड़ा सा ना ये टेक्निकल क्वेश्चन है, बट इसको भी हम जो है ना लाइक आपको जब समझ आ जाएगी तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही इजी है. ठीक है, अच्छा, हाइपोथेसिस रिमाइंडर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था जैसे, वो होता क्या है जब हम रिसर्च करते हैं. अच्छा, नल हाइपोथेसिस यानी कि कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी कि इफेक्ट है. ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम है ये डिसाइड करना कि एच नॉट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है. पी वैल्यू है क्या? पी वैल्यू एक नंबर है जो बताती है कि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स चांस से हुए या सच में इफेक्ट हुए. अगर p जो है वो लेस है 0.05 से तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है. h0 को जो है या h0 को जो है वो रिजेक्ट करें. अगर p ग्रेटर है या इक्वल है 0.05 के तो नॉट सिग्निफिकेंट, h0 को एक्सेप्ट कर दे. आप सोचिए कि एक कंपनी जो है वो नई मेडिसिन टेस्ट कर रही है. ओके, अब उसमें क्या हुआ कि जो है वो 100% में से 95% जो है ना इम्प्रूव हुए. कैलकुलेटेड पी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.02. यहाँ 0.02 जो है वो लेस है 0.05 से, मतलब रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी मेडिसिन लाइकली काम कर रही है, ना कि सिर्फ चांस से इम्प्रूवमेंट हुई. लिमिटेशंस क्या हैं? लो पी वैल्यू का मतलब हमेशा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है. पी वैल्यू सिर्फ एग्जिस्टेंस बताती है, इफेक्ट का साइज नहीं. अगर सैंपल साइज छोटा या बाइस्ड है, पी वैल्यू मिसलीडिंग हो सकती है. मतलब एक स्ट्रॉन्ग पी वैल्यू से सिर्फ ये पता चलता है कि इफेक्ट है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले हमेशा और डेटा और कंटेक्स्ट को चेक करना चाहिए. ठीक है, पी वैल्यूज जो है ना हमें सिग्निफिकेंस बताती हैं, असल साइज या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं बताती. ठीक है, हमेशा आपने कंबाइन करना होता है उनको, रीजनिंग और तमाम जो बाकी फैक्टर्स हैं, जो मैट्रिक्स हैं, ताकि आप स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन जो है ना कोई रीजनिंग बेस्ड कंक्लूजन निकाल सके. नेक्स्ट इज analyze the steps of simple hypothesis testing and their importance in validating research findings. How does each step contribute to drawing accurate conclusions? Okay, यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमने प्रोसेस बताना है. ठीक है, कुछ इसमें हमने जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस भी बतानी है. सोचें आपके आप जो है ना क्या है, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, या फिर हाँ प्रिंसिपल की एग्जांपल ले लेते हैं, और आपको टेस्ट करना है कि नई टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स के ग्रेड्स इंप्रूव करती है या नहीं. मोरलेस या हम पुरानी एग्जांपल को डिस्कस करें. ठीक है, या फिर आप देख लें कि कोई जो लंच की एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, कोई ब्रेकफास्ट की एक्टिविटी स्टार्ट कर दें. ठीक है, उससे आपको क्या उसमें जो है ना फ़ायदा मिला. लाइक किस तरह से कि अगर हम स्कूल वाली बात करें, यहाँ हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज़ करेंगे जैसे एक डिटेक्टिव केस सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, हर स्टेप एविडेंस के थ्रू डिसीजन लेना है. लाइक फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. ठीक है, उसमें नई टीचिंग मेथड का कोई इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, ये स्टेप रिसर्च को क्लियर डायरेक्शन देते हैं. अगर हम H0 H1 डिफाइन ना करें तो एनालिसिस कंफ्यूज होगा. ठीक है, स्टेप नंबर 1 कौन सा है? फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, यहाँ पे मेंशन है. ओके, नेक्स्ट वन स्टेप इज सेट सिग्निफिकेंस लेवल. अब इसमें क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल में यूजली अल्फा इक्वल्स टू 0.055%. मतलब हम डिसाइड करते हैं कि हम कितनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार हैं. आप सोचें कि ट्रैफिक रूल्स में रेड लाइट पे रुकना आपको जो है ना आप कभी भी इग्नोर नहीं करते, वैसे ही सिग्निफिकेंस लेवल एक जो है वो थ्रेशोल्ड सेट करता है ताकि हम क्लियर डिसीजन ले सकें. स्टेप नंबर 3, कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा. रेलिवेंट डेटा कलेक्ट करें, एग्जाम स्कोर्स, अटेंडेंस, स्टडी आवर्स. एक्यूरेट और रिलायबल डेटा इंश्योर फेयर टेस्टिंग. अगर आप डॉक्टर हैं और पेशेंट का गलत रिकॉर्ड नोट करें तो डायग्नोसिस कैसे सही होगा? वैसे ही रिसर्च में एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है. स्टेप नंबर 4 इज कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड पी वैल्यू. स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं जैसे टी टेस्ट या जी टेस्ट.
और ये स्टेप मेजरेबल एविडेंस देता है कि एच नॉट को रिजेक्ट करना चाहिए या नहीं। अब ये एविडेंस का काम करता है जैसे कोर्ट में प्रूफ प्रेजेंट करना। सिर्फ वर्ड्स पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता। वर्ड्स पे डिसीजन तो जस्ट वो तो गेस की बेसिस पे जो डिसीजन होगा जाहिर है वो गलत होगा। एंड स्टेप नंबर 5 इज मेक अ डिसीजन। अच्छा, डिसीजन इफ पी इज लेस देन अल्फा रिजेक्ट हो जाएगा एच जीरो, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पी इज ग्रेटर है वो अल्फा से तो एक्सेप्ट एच नॉट। मतलब फाइनली हम डेटा और एविडेंस की बेसिस पर क्लियर डिसीजन लेते हैं, गेस वर्क या assumptions नहीं। यानी नई टीचिंग मेथड अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स के एवरेज ग्रेड्स इंप्रूव हुए या नहीं हुए, ठीक है, उसके मुताबिक वो स्ट्रेटेजी जो है वो फर्दर अप्लाई होगी। देन इंटरप्रेट रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स को रियल वर्ल्ड टर्म्स में एक्सप्लेन करें, इंश्योर करें स्टूडेंट्स, टीचर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए यूजफुल हो। अब देखें, मतलब रिसर्च सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ठीक है, रियल लाइफ इम्पैक्ट भी होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल समझ गया कि उन्होंने ये समझा कि मेथड काम कर रहा है तो स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टूडेंट्स बेनिफिट होंगे, सही है ना? ओके, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ये प्रोसेस जो है वो बायस को रिड्यूस करता है और रिजल्ट्स को रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी बनाता है। ठीक है, हर स्टेप का जो है ना एक अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई भी स्टेप को आप जो है वो स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, आप सोचेंगे आप एक डिटेक्टिव हैं और केस सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उस केस में हर एक क्लू उसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना, आप उसको स्किप तो नहीं कर सकते। अगर एक क्लू भी मिस करेंगे तो मिस्ट्री सॉल्व नहीं होगी। वैसे ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हर स्टेप डेटा और डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज discuss the challenges in ensuring data accuracy and relevance in a data story. How can these challenges be addressed to improve the credibility of the data story? ओके, डेटा स्टोरी के लिए एक्यूरेट और रेलिवेंट डेटा कैसे इंश्योर करते हैं और चैलेंजेस क्या होते हैं? ओके, आप सोचेंगे कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, और आपको एक जो है ना कोई आपने स्कूल के एग्जाम रिजल्ट्स के या कॉलेज के एग्जाम रिजल्ट्स के से रिलेटेड जो है वो आपने स्टोरी बनानी है कोई। आप चाहते हो कि स्टोरी क्रेडिबल हो, ट्रस्ट वर्दी हो, लेकिन यहाँ कुछ हर्डल्स हैं जो हर डेटा स्टोरी टेलर जो है वो फेस करता है। चैलेंज नंबर 1 है इनकम्प्लीट और आउटडेटेड डेटा। इसमें क्या हो सकता है, इमेजिन करें कि आप 2019 का अटेंडेंस डेटा यूज करें 2025 के एनालिसिस के लिए। इसका रिजल्ट क्या होगा? स्टोरी अनरिलायबल लगती है और जो है ना ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते। चैलेंज नंबर 2, ह्यूमन एरर्स इन डेटा एंट्री। टाइपिंग मिस्टेक्स या गलत फिगर्स डालना बहुत कॉमन है, जैसे 95% स्टूडेंट्स को 59 लिखते। एक छोटी सी गलती जो है वो स्टोरी का होल मैसेज बिगाड़ सकती है। चैलेंज नंबर 3 इज बाइस्ड सोर्सेज। अगर आप सिर्फ एक क्लास या एक स्कूल का डेटा यूज करते हैं और फिर जनरल कंक्लूजन निकालते हैं तो ये स्टोरी भी ऑब्वियसली बाइस्ड है, ऑडियंस का पूरी पिक्चर तो इसमें नहीं है ना। चैलेंज नंबर 4 इज पुअर विजुअलाइजेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट। 3D चार्ट्स, कंफ्यूजिंग एक्सेस या रॉन्ग कलर्स यूज करना। इमेजिन अ पाई चार्ट जिसमें स्लाइसेस एग्जैजरेट हो रहे हों, आपका रीडर इमिडिएटली जो है ना मिस इंटरप्रेट करे। चैलेंज नंबर 5 इज सॉरी लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नंबर सिर्फ तब मीनिंगफुल होते हैं जब बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन हो। अगर आप सिर्फ 80% स्टूडेंट्स फेल लिखते हैं और रीज़न ना बताएं तो ऑडियंस गलत कंक्लूजन जो है वो निकाल लेगी। ओके, इसका सोल्यूशन क्या है? लाइक क्रेडिबिलिटी को इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है कि ट्रस्टेड और जो है ना अपडेटेड सोर्सेज यूज़ करें, डेटा क्लीनिंग से एरर्स और डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को हटा दें, विजुअल्स में प्रॉपर लेबल्स हों, कॉन्टेक्स्ट ऐड किए जाएं, ठीक है, और फिर उसको क्रॉस चेक ज़रूर करें, और फिर जो है ना फैक्ट्स को एग्जैजरेट या सिलेक्टिव ना यूज़ करें। सही है, आप सोचेंगे आप जो डिटेक्टिव हैं और केस सॉल्व करें, हर क्लू एक्यूरेट और रेलिवेंट होना चाहिए, वरना केस तो आपके सॉल्व नहीं होगा। डेटा स्टोरी तभी स्ट्रांग और क्रेडिबल होती है जब आप एक्यूरेट, रेलेवेंट और वेरीफाइड डेटा प्रेजेंट करें और स्टोरी फिर फेयर और क्लियर होगी। अगर उसमें बाइसनेस होगी तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और फिर आपको कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। ओके, राइट, लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 इज
Evaluate how feedback can be used to refine data storytelling techniques. Provide examples of data of how constructive criticism can lead to more effective data presentations. फीडबैक और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सपोज करते हैं कि जो है ना, आप एक कोई डेटा स्टोरी बना रहे हैं और उसका टॉपिक है इंटरनेट यूजेज अमंग टीनेजर्स। आप कॉन्फिडेंट हैं, सोच रहे हैं मेरे काम परफेक्ट है, लेकिन फिर आपके टीचर या फ्रेंड ने स्टोरी देखी और बोला, यार आपका जो बार चार्ट है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ट्राई पाई चार्ट और परसेंटेजेस इंक्लूड करो इसमें। अब ये क्या है, ये एक फीडबैक है जो स्टोरी को उसके गेम चेंजर बन जाती है, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक फीडबैक मिली, अब यहाँ पे आपको समझ आया हमने वो छोटी सी स्टोरी क्यों की। अभी हम फीडबैक पे ही आ रहे हैं कि फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है। फीडबैक के बाद आपने कंफ्यूजिंग बार चार्ट जो है ना आपका अब इजी हो गया, पाई चार्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेजेस ऐड करने से डेटा और क्लियर और एक्यूरेट लगने लगा। ऑडियंस चाहे वो क्लासमेट हो, टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो, इंस्टेंटली समझ गए मैसेज को, ठीक है। तो आपने, अगर हम बात करें कि जैसे मैं क्लासरूम में एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई टीचर आपके को एक्सप्लेन करें, तो आपको जो है ना, आपको लग रहा है कि टीचर बहुत बोरिंग पढ़ा रहे हैं और आप एक कंफ्यूजिंग चार्ट यूज करें, समझने के चांस बहुत कम है। तो आप कोई जो है वो टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई करंट अफेयर्स का पूछ सकते हैं, या उन्हें कह सकते हैं कि कोई इसको थोड़ा सा इंगेजिंग कर दें। तो फीडबैक से जो है ना प्रेजेंट, जैसे आप यूट्यूब पे मुझे वीडियो के बाद कमेंट्स करते हैं, अब देखें वो फीडबैक होती है, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो क्या होती है, मेरे लिए एक फीडबैक होती है, मुझे समझ में आती है मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, क्या चीज़ चेंज करनी है, क्या चीज़ नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। जैसे कि फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा कहा गया था कि आप जो है ना बेसिकली वर्ड बहुत यूज़ करती हैं, ठीक है वर्ड बहुत यूज़ करती हैं, लाइक हर बच्चा यही कह रहा था, तो वो ऑब्वियसली मैंने उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके कम कर दिया। तो ये एक फीडबैक थी आपकी तरफ से, ठीक है, और फीडबैक से चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। ओके, फीडबैक का कोई नुकसान नहीं है, सही है। अब देखिए फीडबैक हेल्प कैसे करती है, कंफ्यूजिंग पार्ट्स आइडेंटिफाई करना, लाइक अगर एक्सप्लेनेशन या व्यूज अनक्लियर हैं, फीडबैक जो है वो उनको हाईलाइट करती है और फिर स्टोरी को बैलेंस्ड और फेयर बनाती है, सिर्फ इसमें एक पर्सपेक्टिव नहीं दिखाया जाता। अगर बेटर प्रेजेंटेशन जो है वो सजेस्ट कर दी जाए तो चार्ट टाइप, कलर्स और फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, व्यूली अपीलिंग लगने लगता है, फ्लो और मैसेज क्लैरिटी इम्प्रूव करता है, स्टोरी स्मूथ और लॉजिकल हो जाती है, ऑडियंस बोर नहीं होते, डेटा स्टोरी इंगेजिंग और प्रोफेशनल लगती है, सही है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ब्लेम नहीं करता, बस स्टोरी और प्रेजेंटेशन को बेटर और पॉलिश्ड बनाता है। अगर आप हर प्रेजेंटेशन में फीडबैक लेते और रिफाइन करते हैं तो आप एक एक्सपर्ट जो है ना कम्युनिकेटर बन सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें कि जो फीडबैक है ना, स्टोरी टेलिंग को रिफाइन करती है, कन्फ्यूजन को हटा देती है, स्टोरी को ट्रस्ट वर्दी भी बनाती है, ऑडियंस फ्रेंडली, ठीक है। अब देखिए अगर सपोज करें कि आपने कोई कमेंट कर दिया और मैं कहूँ कि नहीं बस मैंने तो अपना चेंज ही नहीं करना तरीका, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे ही मैंने पढ़ाना है, जबकि वो मेरे लिए इफेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि आपने जो फीडबैक दी, आप ज़ाहिर है 2-3 लोगों और ने दी, तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो मुझ में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको मुझे ठीक करना है, फिक्स करना है। अब वो प्रॉब्लम ह्यूमन, उसकी प्रेजेंटेशन, आपके किसी काम में, किसी आइडिया में हो सकती है, इसीलिए फीडबैक जो है वो चीज़ों को इम्प्रूव करती है। ओके, अब जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, वहाँ पे आप जब कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो आप उसके जो है रिव्यूज़ या फीडबैक देख रहे होते हैं, उसी के मुताबिक जो है वो आप चीज़ों को परचेज करते हैं ना, तो फीडबैक की एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है हर जगह में। ओके, फीडबैक के बिना डेटा स्टोरी इनकम्प्लीट होती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11 इज discuss the challenges in ensuring data accuracy and relevance in a data story. How can these challenges be addressed to improve the credibility of the data story? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है ना ये रिपीट हुए हैं दोनों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 भी है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, evaluate how feedback can be used to refine data storytelling techniques, provide examples of how constructive criticism can lead to more effective data presentations। ये जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 10 है,
इसके लिए भी सेम आंसर अप्लाई होगा। सही है ना? तो ये थे आज के हमारा जो है वो यूनिट नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी आपके सजेशंस हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।